जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। साउथ कोरिया बनने जा रहा है एक नए जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का एपिसेंटर और 30 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं बल्कि हम ट्रेड वॉर जो चल रही है उसका सोल्यूशन निकलते हुए देख सकते हैं या फिर ट्रेड वॉर 2.0 देख सकते हैं। दो चीज़ें इसमें होनी मुमकिन है। और एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने खुद चाइना को अनरिलायबल और होस्टाइल कहा और दूसरी तरफ शी जिनपिंग जिनका जो रेयर अर्थ बैन है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो सवाल अब ये निकलता है कि ये मीटिंग कितनी अहम है। क्या इस मीटिंग को के जरिए कोई एक ब्रेक थ्रू मिल पाएगा और कोई हम या फिर एक और कोल्ड वॉर जो है वो जो चल रही है वो आगे बढ़ते हुए देखेंगे। क्या कुछ निकलेगा रेरा टैरिफ और ये टिकटॉक टैक और दुनिया जो सारी चीजें अमेरिका और चाइना के बीच है उसको लेकर ये सब कुछ जानेंगे हम आज के सेशन में। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे प्रोग्राम में कर्नल मयंक चौबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अब्बा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़ा सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। हाँ जी। थैंक यू सर। सर ट्रंप ने कहा था कि अगर चाइना ने अपने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए तो 100% टैरिफ लगाएंगे। क्या ये नेगोशिएशंस है या फिर इकोनॉमिक ब्लैकमेल? और ये जो उन्होंने जो जो भी कुछ बोला हुआ है चाइना को सब कुछ बोला हुआ है जैसे कि हमने बोला। अब इस मीटिंग में हम क्या देख सकते हैं जो कुछ भी वर्बल और कोल्ड हर तरह का वर्ड हमने चाइना और अमेरिका के बीच में देखा है। क्या अब वहां से निकल के आएगा अब इस मीटिंग से? क्या उस वॉर का एंड होगा या फिर 2.0 हम शुरू होते हुए देखेंगे? अंबर जी, हस्बे मामूल मेरी बीमारी है कि मैं चीज़ को थोड़ा-सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकर आता हूँ। तो थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगा कि ये आखिर मीटिंग कहाँ हो रही है, किसकी साइडलाइन पे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उसके पीछे एक थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आखिर है क्या? तो शुरू करते हैं कहानी से। तो आज की कहानी शुरू होती है एपेक आसियान 20 से। एपेक 2025 कोरिया से। और एपेक 2025 कोरिया आखिर है क्या? एपेक इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम की मीटिंग। और कोरिया में ये दूसरी मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग कोरिया में हुई थी 2005 में। तो 2005 के बाद में 25 में अभी 20 साल के बाद में कोरिया में दूसरी मीटिंग हो रही है। इससे पहले की मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो कि पेरू में हुई थी। अ, उसमें एक राष्ट्राध्यक्ष ने जाने से मना कर दिया था, वो थे मेक्सिको। तो मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये पहली मीटिंग रहेगी और ना सिर्फ उनके लिए पहली मीटिंग रहेगी, ये पहली मीटिंग रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के लिए, अ, आपके मैं लिस्ट पूरी बनाई थी, पेरू के प्रेसिडेंट के लिए, थाई प्राइम मिनिस्टर के लिए, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के लिए। इन सब के लिए ये पहली मीटिंग रहेगी। इस पूरे एपेक में टोटल 21 मेंबर नेशन आते हैं इसके अंदर और इंक्लूडिंग सरप्राइजिंगली हांगकांग, चाइना एंड चाइनीज ताइपे, ताइवान, ये भी इसका पार्ट है। तो आप देखेंगे कितनी डाइवर्स इकोनॉमीज जो हैं वो इस मीटिंग का पार्ट बन के आती हैं। अब डाइवर्स इकोनॉमीज तो हैं लेकिन मेजर इकोनॉमीज जो कि वर्ल्ड की हैं वो इसमें गिनती की रहेंगी, वो है यूएस, चाइना और थोड़ा पीछे कह सकते हैं तो जापान। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्राइडे को रवाना होते हैं वॉशिंगटन से और उनका पहला पड़ाव रहता है मलेशिया में। मलेशिया में आपको ध्यान होगा कि आसियान की समिट चल रही है। तो आसियान के लीडर्स के साथ में वो डिनर लेंगे, वो इनका ये प्रोग्राम है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस रवानगी से पहले ट्रंप साहब ने एक बड़ा बयान दिया और वो बयान ये था कि मैं शी जिनपिंग के साथ में फेंटेनिल पे बात करूँगा। तो मैं अभी से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एजेंडा में टॉप पे रहेगा। ये बयान देके उन्होंने अपना आगाज़ किया है इसका। अब फेंटेनिल है क्या? आखिर फेंटेनिल जो है एक ड्रग है जिसकी ओवरडोज़ की वज़ह से अधिकतर यूएस के जो सिटिज़न्स हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो फेंटेनिल का एक प्रिकर्सर है केमिकल और वो केमिकल जो है वो आता है चाइना से। तो अमेरिका चाहता है कि उस प्रिकर्सर केमिकल पे चाइना जो है वो बैन लगाए, उसको एक्सपोर्ट से रोके। अब चाइना के अपने स्वार्थ निहित हैं, वो इसने ऐसा कुछ कदम उठाया नहीं। तो बैकग्राउंड में रखा गया है फेंटेनिल को और सामने पसे पर्दा क्या होगा वो देखना अभी बाकी, जो कि बाद में डिस्कशंस में अभी सामने आएगा। तो दिस वाज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ट्रंप साहब मलेशिया में खाना खाएंगे
और उसके बाद में फिर जापान जाएंगे। जापान के प्राइम मिनिस्टर सेनाई ताकीयाची जो है वो अभी चुन के आई हैं और उनके साथ में वो पहली बार मिलेंगे जापान में। उसके बाद में दोनों नेता जो है वो ट्रैवल करेंगे कोरिया के लिए, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में शहर का नाम है ग्यंगजू, जहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है। तो ये है मीटिंग से पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो 2019 के बाद शी जिनपिंग और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो फेस टू फेस मिल रहे हैं पहली बार। जी और जी। क्या ये कह सकते हैं कि जो पुरानी दुश्मनी के बीच कोई रीसेट मुमकिन आपको नजर आ रहा है, जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया कि पूरे चांसेस हैं कि फेंटनिल के बहाने पसे पर्दा जो आपने बोला कि ये सारी चीजें हम रीसेट होते हुए देखेंगे। और जी अगर रीसेट हो जाता है तो भारत और अमेरिका का के बीच जो अभी ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं हुए हैं, फाइनलाइज नहीं हुए, वो जो अभी वॉर चल रहा है अमेरिका और भारत के बीच में, ट्रेड वॉर, वो एज इट इज रहेगा या फिर उसमें हम बदलाव देखेंगे? चाइना के साथ रिसेट प्लस भारत के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर इस मीटिंग के जो कि साइडलाइन पे होनी है एपेक के, तो एपेक मीटिंग जो है आपको पता है कि 30th से लेकर 1 नवंबर तक होनी है और 30th की सुबह को साइडलाइंस पे मीटिंग होनी है ट्रम्प साहब की शी जिनपिंग के साथ में। इस मीटिंग के जो एजेंडा उन्होंने तय करके रखे हैं या फिर जो हमारे पास छन-छन के आए हैं, वो एजेंडा है। सबसे पहली बात तो है ट्रेड टेंशन्स का। ट्रेड टेंशन्स आखिर हुए क्या कि ट्रम्प साहब ने बोला कि हम 100% टैरिफ लेवी करेंगे या बड़े हेवी टैरिफ लेवी करने जा रहे हैं या कर दिए हैं हमने चाइना के ऊपर। रीज़न क्या दिया उन्होंने कि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का एक्सपोर्ट जो है, वो यूएस को थोड़ा-सा रोका। अब रोकने की स्थिति जो है हम जाएँगे नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 तक 82% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स का व्हाट यू कॉल रिफाइनमेंट का काम जो था वो चाइना संभालता था। तो चाइना एक तरीके से गढ़ है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। चाइना ने नवंबर 2024 में ये बोला कि हम कुछ अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़े से कर्ब्स लगाएँगे। उसके कर्ब लगाने की वजह से अमेरिकन हिस्से इंटरेस्ट जो थे वो हार्म होते हैं। तो अमेरिका ने अल्टरनेट मार्केट्स को देखना शुरू किया था। आपको ध्यान होगा ट्रम्प साहब ने अपनी निगाह रखी थी ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ग्रीनलैंड से डेनमार्क काफ़ी नाराज़ हुआ था और ग्रीनलैंड जो है वो पेट्रोलियम के लिए नहीं जा रहे थे क्योंकि ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ज़ख़ीरा है। दूसरा उन्होंने निगाह रखी थी बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरा अनुमान था वो था गिलगिट का था और गिलगिट जो है वहाँ पर भी रेयर अर्थ का ज़ख़ीरा है, लेकिन गिलगिट के ऊपर एक तरीके से आधिपत्य है चाइना का। तो गिलगिट के रेयर अर्थ का एलिमेंट्स का रास्ता जो है वो तो चाइना होके जाता है। बलूचिस्तान में आपको ध्यान होगा बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लियर कर दिया था कि यहाँ से रेयर अर्थ नहीं बॉडी बैग्स जाएँगे। हालाँकि आसिम मुनीर एक पेटी लेकर गए थे वहाँ कुछ पत्थरों को दिखाने के लिए, लेकिन उनको ये बात भूल गए थे कि उन पत्थरों में रेयर अर्थ को निकालना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि पत्थर लेके आप पहुँच गए जी हम आपको रेयर अर्थ दिखा दिया है। तो पता नहीं मैं सर ये आपको साइंस में उन्होंने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होती तो शायद पता होता। अंबर जी साइंस और केमिस्ट्री मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके दर्शक जो बैठे हैं, उसमें से 50% दर्शकों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ी है। लेकिन एक एवरेज हिंदुस्तानी समझता है इस चीज़ को। मैं बार-बार अपने कई अपीयरेंसेस में कह चुका हूँ कि रैटक्लिफ लाइन जो है वो डिवाइड करती है आईक्यू को। हायर आईक्यू जो है वो इस तरफ रह गया है और लोअर आईक्यू जो है उस तरफ चला गया है। इस कंट्री का विभाजन 47 में आईक्यू के बेसिस पे हुआ था और बारंबार पाकिस्तान इस बात को प्रूव करते जाता है। खैर, हम उस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। अब आता है रेयर अर्थ का सेकंड झटका। जब चाइना अक्टूबर 2025 में ये डिक्लेयर कर देता है कि हम जो है रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट जो है वो थैंक यू कर रहे हैं यूएस के लिए। अब यूएस को इससे तकलीफ होती है तो ट्रम्प साहब बौखलाहट में उनके पास में एक ब्रह्मास्त्र हमेशा रहता है वो है टैरिफ का। तो वो उसको चला देते हैं और बोलते हैं कि चाइना के ऊपर हम 100% टैरिफ लेवी करेंगे। और अब दोनों देशों को अगर मध्यस्थता अपना नेगोशिएट करना है, तो नेगोशिएट करने के लिए ट्रम्प साहब को टैरिफ में कमी करनी पड़ेगी और चीन को अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स के जो कंट्रोल है, उसमें थोड़ी-सी ढिलाई बरतनी पड़ेगी। अब कौन कितना पीछे हटेगा, ये समिट जो है, इसके साइडलाइन्स पे जो दोनों का डिस्कशन होगा, ये बताएगा। ये था पहला मुद्दा। नंबर 2 मुद्दा मैं लिखा है कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और रेयर सॉरी ये दोनों मुद्दे जो थे आपस में घुल-मिल गए थे। तीसरा मुद्दा आता है सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज का। वो ऐसा है कि इनके बीच में हो सकता है डिस्कशन हो रशिया और यूक्रेन वॉर का। व्हाई रशिया एंड यूक्रेन वॉर शुड बी डिस्कस्ड बिटवीन
प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड शी जिनपिंग। आपको पता है कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से रशिया को सपोर्ट कर रहा है इस पूरे सिनेरियो में, और अमेरिका जो है वो हर सूरत में हर रशिया के उस दोस्त को अलग करना चाहता है जो किसी तरीके से भी रशिया के लिए मददगार साबित हो रहा होगा। आपको ध्यान होगा भारत के ऊपर प्रेशर आता है कि आप इनसे कच्चा तेल आयात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके आयात से रशियन इकोनॉमिक जो है वो स्टेबल चलती है, और स्टेबल चलती है तो वॉर को सस्टेन कर सकता है। दूसरा आपका आता है क्षेत्र, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है चाइना। चाइना जो है वो इक्विपमेंट और स्पेयर्स के रूप में रशिया की हमेशा मदद कर रहा है। तो इस वॉर को सस्टेन करने के लिए आप देखेंगे कि बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। चाइना और रशिया, सॉरी, इंडिया और चाइना, जो कि एक दूसरे के इतने परस्पर मित्र नहीं है, परंतु एक कॉमन मित्र जो है रशिया, उसकी किसी ना किसी तरीके से मदद इसमें अवश्य कर रहे हैं। हम परोक्ष रूप से और चीन प्रत्यक्ष रूप से। तो हो सकता है ये डिस्कशन जो है ट्रम्प साहब के और शी जिनपिंग के डिस्कशन के बीच में आए इस वॉर का। दूसरी चीज है रीजनल सिक्योरिटी जो कि इंडो पैसिफिक में प्रिवेल करती है, उसके ऊपर भी हो सकता है दोनों नेता जो हैं वो कुछ डिस्कस करें। तीसरी है आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में भी दोनों के बीच में हो सकता है कोई बात छिड़ जाए। और सबसे आखिर पॉइंट में लिखा है फेंटेनिल का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फेंटेनिल जो है उसको रखा गया है सबके सामने कि हम फेंटेनिल की वजह से हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो जो है वो चीज मेरे ख्याल से चौथे नंबर पर आएगी। सरे फेरिस जो है वो ये डिस्कशंस आने की उम्मीद है। अगला पार्ट आता है इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है अंबर जी, इसके बाद में हम वो डिस्कस करेंगे जी। सर, वो मैंने सवाल में आपसे पूछा भी था कि अगर रीसेट हो जाता है तो भारत के ऊपर क्या इसका हम असर आते हुए देखेंगे? तो इस समय अगर दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है तो हम उसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी रीसेट ऑन टैरिफ एंड रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट भारत की इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत असर डाल सकता है, प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष रूप से। किस प्रकार से? रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट है वो हमारी सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है या हमारी जो इंडस्ट्री ग्रीन अर्थ को लेके चल रही है, उसके ऊपर भी इसके जो डिसीजंस हैं वो असर डाल सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का प्रयोग उस इंडस्ट्री में होता है। सप्लाई चेन्स का मूवमेंट का असर डाल सकता है। दूसरा, ये डिस्कशन भी असर डाल सकता है कि क्या अगर ये रेस्ट्रिक्शंस चलते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस के चलते जो मैन्युफैक्चरिंग चेन है वो भारत में शिफ्ट करने की भी बात कहीं पर हो सकती है अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो हम जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर इन चीजों का भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। अगला पॉइंट है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का। देखिए, भारत के संबंध वॉशिंगटन के साथ में भी हैं और बीजिंग के साथ में भी हैं। हमारे दोनों देश जो हैं हम उनके साथ में ट्रेड भी करते हैं और डिप्लोमेटिक संबंध भी रखते हैं। तो भारत एक तरीके से अपना डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करके चलेगा और ऑब्जर्व करेगा इन दोनों के बीच में संबंध किस ओर जा रहे हैं। उससे हमारी जो अप्रोच फॉरेन पॉलिसी की रहेगी वो थोड़ी सी हम ट्वीक कर सकते हैं इन दोनों के डिस्कशन के आउटकम से। तीसरी बात है ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग की। अब अगर टैरिफ चढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग का हब शिफ्ट हुआ, जैसे कि पहले डिस्कशन किया था, मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट होता है तो रीलोकेशन होती है इंडस्ट्रीज का। तो कई इकोनॉमीज जो हैं वो थोड़ी सी फेरबदल के असर में आने की उम्मीद है, या फिर कॉस्ट के प्रेशर्स को झेलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये इंडिया की पोजीशन है। और लास्ट पोजीशन हमारी जाती है सिग्नलिंग स्ट्रेटेजिक जो होगी। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत इस समय इस रीजन में एक तो इंडो पैसिफिक का पार्ट है, दूसरा क्वाड का पार्ट है। तो इन दोनों की मीटिंग डिक्टेट करेगी कि हमारी पोजीशनिंग इन मल्टी पार्टी फोरम्स में आखिर क्या रहेगी। तो ये हम इंडिया जो ऑब्जर्व करेगा इस चीज को, इन दोनों के आउटकम क्या रहेंगे। अब इस पूरी मीटिंग पे देखने वाली चीजें क्या रहेंगी। देखिए, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है वो तो दोनों देशों के बीच की बात है। निकल के बाहर क्या आता है, क्या सिग्नलिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जो की वॉच पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए थे वो हैं कि दोनों देशों के बीच में कोई जॉइंट कम्युनिके या जॉइंट स्टेटमेंट है वो जारी होता है कि नहीं होता है। अगर जारी होता है तो उसकी लैंग्वेज, टोन एंड टेनर क्या रहेगी, उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे।
ये हम लोगों को ऑब्जर्व करना है और ये हर पूरी दुनिया जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगी। दोनों के बीच में टैरिफ या जो कि एक्सपोर्ट कंट्रोल के आउटकम्स क्या हैं? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या टैरिफ जो है उस पर ट्रम्प साहब थोड़े नीचे आएँगे? उसी प्रकार से क्या शी जिनपिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर अपने थोड़ी-सी ढिलाई बरतेंगे? ये जो है हम लोग सब ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या होता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था कि इंडिया रिलेटेड मेंशन इसमें होता है कि नहीं होता है? देखिए, भारत जो है बड़ा की प्लेयर है इस समय वर्ल्ड का और चाइना और यूएस के लिए भारत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो क्या इन दोनों के बीच में भारत का मेंशन होता है कि नहीं होता है, वो डिक्टेट करेगा कि हमारी इम्पोर्टेंस इन लोगों की निगाह में क्या है और हमारी पोज़ीशनिंग जो है वो क्या रहेगी। तो एक तरीके से हमारे लिए ये प्रॉक्सी इम्प्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं। अगला मुद्दा ये आता है कि मीटिंग का फ़ॉलो अप का टाइमलाइन क्या दिया गया? जैसे कि मीटिंग हो गई है आज, 30 तारीख आज है। 30 की मीटिंग के बाद में एक स्टेटमेंट आता है कि अगली मीटिंग इन दोनों नेताओं के बीच में 6 महीने बाद होगी या 1 साल के बाद होगी या ये वहाँ होगी या ये वहाँ होगी। ये जनरली अगर मीटिंग पॉज़िटिव होती है, तो उसके बाद में एक फ़ॉलो अप मीटिंग के ऊपर भी बात होती है। तो क्या ऐसे फ़ॉलो अप मीटिंग की बात कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? दैट विल अगेन बी अ की वॉच पॉइंट फॉर एवरीबॉडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीडिया और नैरेटिव फ्रेमिंग क्या होगी? जब दोनों नेताओं की बातचीत होगी, आप देखेंगे कि नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ट्रम्प साहब का फेंटेनल का बयान जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन दोनों की बातचीत के बाद में दोनों क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं और दोनों का मीडिया इसको किस तरीके से पोर्ट्रे करता है। एक सक्सेसफुल मीटिंग है या सर, मीटिंग से चाइना तो जो बोलेगा वो बोलेगा और शी जिनपिंग क्या बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, और उनके सेनेटर तो भारत को एक ड्राइविंग फोर्स क्वाड या फिर इंडो पैसिफिक किसी की बात करें ड्राइविंग फोर्स के रूप में देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सर आपने जो एनालिसिस अभी सामने रखी, तो ये कह सकते हैं कि इसके बाद से ही भारत को एक और नई दिशा मिलेगी कि आगे इस पूरे उसमें क्या करना है, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें एक नया वो मिलेगा। 100% अंबर जी, वैसे ये हमारे डिस्कशंस में या हमारे डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमें अपने डिसीजंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, उस तरीके को ज़रूर हमें ट्वीक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ दिस मीटिंग। ये मेरा कहने का मतलब था। अप्रोच हमारी वही रहेगी, स्टैंस हमारा वही रहेगा, लेकिन उसको हमको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसको हमें ट्वीक करना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी मीटिंग के लिए, इसलिए भारत इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करेगा, दोनों के बीच में आखिर बात क्या होती है। जी। लेकिन सर अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने पिछली टॉक्स में भी जो है वो अपनी डिले टैक्टिक्स अपनाई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प एक बार फिर से चाइना के जाल में अब के कहीं के डिप्लोमेटिक ट्रैप में फंसने वाले हैं? मुझे इस समय दोनों की पोज़ीशनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और हुँ। मतलब आई मे साउंड पेसिमिस्टिक एट दैट पॉइंट कि मुझे कोई इससे बहुत बड़ा आउटकम आता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि चाइना ने बड़ा सोच समझ के अक्टूबर में जो डिसीजन लिया है अपना, वो बड़ा सोच समझ के लिया है। हुँ। अब ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका को किसी और पॉइंट पर नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने का एक ज़रिया हो, क्योंकि प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। साइडलाइन्स में मिलना इसकी भी बात थी। तो हम उस समय बार्गेनिंग चिप के रूप में क्या इन रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ये बात शी जिनपिंग के मन में हो सकती है। हो सकता है कि वो इसको एक बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज़ करें, क्योंकि ये एक्सपोर्ट जो कर्ब्स हैं, ये अमेरिका को हिट कर रहे हैं इस समय। तो अमेरिका का तिल मिलाना जो है वो जायज़ है। तो हो सकता है कि इसको एज़ अ बार्गेनिंग चिप शी जिनपिंग इस्तेमाल करें। तो मुझे लग रहा है कि इस नेगोशिएटिंग फ्रंट पे अगर शी जिनपिंग 21 हैं, तो ट्रम्प साहब कहीं 19 या साढ़े 19 नज़र आ रहे हैं मुझे। सर ट्रम्प साहब का तो पूछ ही नहीं, उन्होंने अमेरिका का स्टेटस ही डाउन कर दिया है। हम ट्रम्प तो अलग ही उसमें खेल रहे हैं। लेकिन सर अगर हम इस पूरे उसकी बात करते हैं तो इसमें साउथ कोरिया और जापान जैसे अलाइज पीस ट्रिप में इन्वॉल्व है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प जो है वो एशिया में एक एंटी चाइना अलायंस, एक 2.0 या कुछ एक और वो क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो भी है ट्रेड नेगोशिएशंस हो जाए, लेकिन चाइना को लेकर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प आउटराइटली बोल चुके हैं उस सब के बीच में वो ये एक अलायंस भी बनाने की मतलब वो भी तैयार कर रहे हैं क्या? देखिए कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो उछलती हैं। जापान की प्रीमियरशिप चेंज होने की भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि क्या बयान आया था वहाँ से और किसके सपोर्ट में बयान आया था और किस तरीके से वहाँ की प्रीमियरशिप जो है वो चेंज हुई है। इसको हम आगे डिस्कस करना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। और क्यों कर प्रेसिडेंट ट्रम्प जापान जा रहे हैं पहले, क्यों उनसे मिल रहे हैं, इसकी भी एक अलग थ्योरी चल रही है। तो आप देखेंगे कि इस समय प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। पर फिर भी सब कुछ के बावजूद भी मुझे कहीं पर पोजीशन इस समय शी जिनपिंग की थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है बनिस्बत ट्रम्प साहब के। ट्रम्प साहब जो है वो अपना बयान वगैरह दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी एक तो कथनी और करनी में थोड़ा-सा अंतर दिखाई देता है। परंतु फिर मैं ये कहता हूँ कि ट्रम्प साहब जो हैं वो ईड़ा बन के पेड़ा खाने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि उनके बयान जो हैं बड़े ऊल-जलूल हैं, लेकिन उनके बयान बहुत गहरे होते हैं। उसको समझने की ज़रूरत है। जी। चाइना की बात करें तो चाइना ने जो यूएस है उसको रेयर अर्थ डोमिनेंट से यूएस का जो पेन पॉइंट था उस पर स्ट्राइक किया। क्या ये मीटिंग हम कह सकते हैं क्या एक टेक वॉर जो ट्रस्ट है वो लेकर आएगी और हम नए सैंक्शंस की जो ग्राउंड वर्क है क्या वो सारी चीजें देखेंगे? क्या कुछ इसमें हम इसको ओवरऑल अगर सम अप करें तो ये कह सकते हैं क्या? देखिए, इस समय जो ट्रम्प साहब का बयान था चलने से पहले वो ये था कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी दैट दिस विल कम आउट वेल। ये वो कह के चले थे। तो ये उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी कहीं अपने सर वो तो स्टेटमेंट में दी। बोलते तो है मतलब वी रियली कांट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रम्प्स वर्ड व्हाट ही सेज एंड राइट्स। जी। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि चाइना और रशिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने उनके इंटरेस्ट को बड़ा हार्म किया है। मैं भारत का नाम तो ले नहीं रहा हूँ इस समय। देखिए, चीन ने उनके रेयर एलिमेंट्स को रोकने की कोशिश की। यूक्रेन ने उनको दिया था एक रास्ता और चाइना ने सॉरी रशिया ने जाके उस पे कब्ज़ा कर लिया उस इलाके पे। तो वो एक रास्ता जो खुला था वो भी बंद हो गया। तो ट्रम्प साहब का तिलमिलाना कई फ्रंट में जो है वो बहुत जायज़ है। इस समय जो एक्सिस ऑफ पावर शिफ्ट हो रही है, जो मोदी जी एससीओ में गए थे, वो बड़ी पावरफुल पिक्चर थी। वो 3 ऐसे देश थे जिनको कि ट्रम्प साहब ने दरकिनार करके रखने की कोशिश की और तीनों इकट्ठे खड़े होकर ठाके मार रहे थे वहाँ पर। तो ये जले पे नमक छिड़कने के बदले आपके जले व्यक्ति को नमक की फैक्ट्री में फेंकने के बराबर था। तो ये पिक्चर जो थी ये बड़ी ईज़िली डाइजेस्टिबल पिक्चर नहीं थी। तो नेचुरली अब ट्रम्प साहब उस भूमिका में हैं कि उस चीज़ को पीछे रख के अब हम नेगोशिएट करेंगे शी जिनपिंग के साथ में और देखिए अभी क्या आउटकम लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ज़्यादा आउटकम का मुझे इससे कोई ख़ास उम्मीद है नहीं। हो सकता है कि ट्रम्प साहब बड़े तैश में उस मीटिंग रूम से बाहर निकलें एंड अगर मुस्कुरा के निकलते हैं तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। हाँ, तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच की ये मीटिंग है वो दुनिया के लिए एक शांति संदेश हो सकता है जिस शांति की बात प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, क्योंकि चाहे ट्रेड या रेयर अर्थ और ये सारी चीज़ों को लेकर वॉर हो, टेक वॉर हो, लेकिन कहीं न कहीं अशांति तो हो ही रही है इन सारी चीज़ों की वज़ह से। बहुत सारे लोग परेशान हैं, काफ़ी असर पड़ रहा है, तो शांति संदेश मिलेगा इस मीटिंग से? या एक हाँ, और हुँ, लोग देख सकते हैं आएगा। इसको कि शांति की ओर हो सकता है कोई कदम हो, लेकिन फिर भी मुझे दोनों नेताओं के रुख को देखते हुए ये लग रहा है कि दुनिया जो है वो ज़्यादा आस ना बाँधे इनके साथ में। जैसा कि दुनिया चलती आ रही है 31 अक्टूबर को भी वैसे ही चलती नज़र आएगी। मुझे कोई ख़ास इससे आउटकम निकलते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो मैंने वो आपको की वॉच पॉइंट्स बोले थे, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो 4-5 वॉच पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं कि आखिर दुनिया का रुख जो है, वो किस तरफ की ओर जा रहा है, इन दोनों नेताओं की आपस में डिस्कशन के बाद में। हालाँकि फिर भी मैं आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट
कि मीटिंग है और मीटिंग का कोई पॉजिटिव आउटकम होगा। वन शुड बी होपफुल, लेकिन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा टफ रहेगा ये नेगोशिएशन। लेकिन सर मोदी जी का आसियान ना जाना, वर्चुअली उसको अटेंड करना और काफ़ी सारी उसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक कदम मोदी जी का ये है। लेकिन जिस तरह से और जिस तरह का बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप का है, क्या वो प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ भी वैसे ही कुछ कर सकते हैं? जैसे कि हम शर्म एल शेख में हमने देखा उनका बिहेवियर, जिस तरह से वो ज़ेलेंस्की के साथ बिहेवियर करते हुए नज़र आते। देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प साहब इज़ अ सीज़न्ड बिज़नेसमैन, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ सीज़न्ड पॉलिटिशियन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो हवा का रुख जो है, वो बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते हैं और वो कोई भी अगर एक्शन लेते हैं, तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं और ऑब्ज़र्व करके लेते हैं और उनके हर एक्शन के पीछे एक ना एक बात जो है, वो छुपी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल G7 समिट के बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप का प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना न्यूयॉर्क में। वो उस समय ऐसा था कि उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अवॉइड किया कि मुझे क्रोएशिया जाना है, मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम सेट है और मैं नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो स्टेप्स हैं, बहुत सोचे-समझे हैं और एक स्ट्रैटेजी के तौर पर वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने आसियान में ना जाने का फैसला किया है, तो उसके पीछे भी कोई कारण है। ऐसा ये डिसीज़न्स जो होते हैं, ये शॉर्ट साइटेड डिसीज़न नहीं होते हैं, इनके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं और इनके परिणाम हमको आज ना मिल के 2-3 महीने के बाद में शायद कहीं पर दिखाई देंगे। आसियान में भारत जो है बहुत डीपली इन्वेस्टेड है। लेकिन आसियान की मीटिंग को अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अवॉइड किया है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट कारण होगा एंड वो हमको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट कि वो कारण आखिर है क्या? जी। सवाल का आखिरी हिस्सा पूछा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा तो नहीं करेंगे कि अगर शी जिनपिंग उनकी बातों पे नहीं माने, नेगोशिएशंस नहीं हो पाई, फिर उसके बाद वो कुछ और बोले मीटिंग से निकल के, जैसा कि वो करते आ रहे हैं। होगा कुछ, बोलेंगे कुछ। जी, सब कुछ पॉसिबल है। दोनों देश जो हैं बड़े प्रिकेरियसली पॉइज्ड हैं इस समय और मैं तभी कह रहा हूँ आपसे कि मुझे कोई ख़ास उम्मीद है नहीं कि वो क्या कर पाएँगे। तो ठीक है, लेट्स ऑब्ज़र्व कि आता क्या है। वो 5 की वॉच पॉइंट्स जो हैं उसको मैं ऑब्ज़र्व करूँगा और उसमें क्या होता है वो देखा जाएगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जी। अब देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है जिस आई एम सॉरी, शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। ये अपने आप में बड़ी खबर है और इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप नज़र आ रहे हैं बोलते हुए या बिहेव करते हुए, उस सब के बीच में और जिस तरह के रिश्ते चाइना और अमेरिका के बीच में हैं, उस सब के बीच में क्या इस मीटिंग से निकल कर आएगा। हालाँकि वो बोल रहे हैं कि टिकटॉक और इन सब चीज़ों के नाम पर वो मिलेंगे, लेकिन उनकी जो पॉलिसी अभी भी अमेरिका फर्स्ट को लेकर ही है। तो देखते हैं क्या आउटकम होता है और जो आपने सर 5 की पॉइंट्स बताए, उसमें क्या-क्या कुछ होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अम्मा जी। जय हिंद। जय हिंद।